हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक पीएमटी और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन टॉपिक्स के अंदर जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, ड्रग इंटरैक्शन, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में, केमिकल्स जो फूड में यूज़ होते हैं और डिटर्जेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस की जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है हमारी लाइफ पर। ये बैकबोन है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कि घी, सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, पेपर इंडस्ट्रीज़, पॉलीमर, ऑयल, फैट्स, फ्यूल्स। तो इन सब की बैकबोन केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री का जो हमारी लाइफ में रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें जो फूड हम बाहर से ख़रीदते हैं उसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। उसकी प्रोसेसिंग में हम आरओ का वाटर जो पानी पीते हैं उसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। हम जो सोप्स और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। मेडिसिन जो हम लेते हैं वो केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और विदाउट केमिस्ट्री जो हमारी लाइफ है वो इतनी आसान नहीं होने वाली थी। अब जान लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं और ड्रग्स को किस तरीके से क्लासिफाई यानी डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, ड्रग्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा कम होता है और वो अपने से बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स को पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में अगर पैदा होता है और कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं थेरेपेटिक, कि हम ठीक हो रहे हैं और वो यूज़फुल। तो हमारा फिर उस दवाई को लेने का कोई फ़ायदा होता है। जो दवाइयां हम डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मैनर में कम अमाउंट में लेते हैं उन्हें हम मेडिसिन्स कहते हैं, और जो दवाइयाँ हम हाई डोज में अपनी मर्ज़ी से लेते हैं वो पॉइज़न बन जाती हैं और एक टाइम पर उन्हें ड्रग कह दिया जाता है, जिसके लिए हम एडिक्ट भी हो जाते हैं। अगर हम किसी बीमारी को ठीक करने के लिए केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसे केमोथेरेपी कहा जाता है। ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे बेसिस को चुना गया है। पहला बेस है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ये क्लासिफिकेशन दवाइयों का जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उसके बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इससे उनको पता चल जाता है कि किस बीमारी के लिए हमें कितनी दवाई, कितनी डोज किसको देनी है। दूसरा है एक्शन के बेस पर। ड्रग्स हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके का एक्शन करते हैं उसके बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एंटी हिस्टामाइन नाम का एक ड्रग है जिसे बनाया जाता है ताकि वो हिस्टामाइन की एक्टिविटी को रोक सके। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर भी ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। केमिकल स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उनको सेम ग्रुप में डाल देते हैं, अगर केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं, और फिर उस हिसाब से ही उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक्शन के बेस पर हम दो तरह के मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होता है जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं। एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स होता है जो बैक्टीरियाज को फाइनली मार देते हैं, जान से मार देते हैं, परमानेंट डेथ। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एराइथ्रोमाइसिन, लिनोमाइसिन। और जो बैक्टीरियोसाइडल है जो परमानेंट डेथ करते हैं उनके एग्जांपल हैं सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एराइथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और कॉट्रीमोक्साजोल बोलते हैं इसे। जो केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेस पर हमने ग्रुप बनाए हैं वो हैं सल्फोन अमाइड, बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, क्यूनिलोन्स, एजोल डेरिवेटिव्स और नाइट्रोमीडाजोल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। जब ड्रग्स हमारी बॉडी में जाते हैं और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ कॉम्बाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो किस तरह का वो इंटरैक्शन रहता है। तो जब ड्रग्स हमारी बॉडी में जाते हैं या हम किसी दवाई को अपनी बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं
जो एक रिएक्शन होती है उसको वो स्पीड अप करते हैं, उनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो जो ड्रग्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो इन एंजाइम से ही कम्युनिकेट करते हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं और हमारी बॉडी में कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो आके उनसे नेचुरली बाइंड अप करते हैं, लेकिन जब ड्रग्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो उन सबस्ट्रेट को हटा के खुद जाके बाइंड हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से। एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जिस पर सबस्ट्रेट जाके बॉन्ड बनाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो लॉक एंड की वाला मेथड फॉलो करते हैं, परफेक्ट की फिट इनटू परफेक्ट लॉक। जो ड्रग्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं और जाके उनसे कंबाइन हो जाते हैं। जो ड्रग्स कंपटीशन में उतरते हैं और सबस्ट्रेट की पोजीशन ले लेते हैं उनको हम कॉम्पिटिटर ड्रग्स बोलते हैं या इनहिबिटर बोलते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट पर जाकर नहीं जुड़ते, वो दूसरी साइट किसी और साइट पर एंजाइम्स की जाकर जुड़ जाएंगे और इसका असर ये होता है कि वो एंजाइम की जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। तो इससे सबस्ट्रेट भी आकर जुड़ नहीं पाता फिर वापस। अब हम जान लेते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं उनका थेरेपेटिक एक्शन, जैसे कि जिनको हमें ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम थेरेपी में लेते हैं। पहला है एंटी एसिड, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका यूज़ करते हैं हम हमारे स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करने के लिए। डॉक्टर हमें अक्सर ओमेपेराजोल और लेंसोपेराजोल नाम की एंटी एसिड प्रेस्क्राइब करते आए हैं। पहले समय में जब ये नहीं डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे डॉक्टर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेस्क्राइब करते थे। तो जो अगर आप लंबे टाइम तक हाइड्रोजन कार्बोनेट लो तो इसका असर ये होता था कि आपके पेट में और एसिड सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता था और आपकी हालत और ख़राब हो जाती थी, तो आपको इरिटेशन और पेन आपका और बढ़ जाता था। दूसरा जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था ये इनसॉल्युबल थे, ये पेट में जाके सॉल्यूबल नहीं होते थे और ना ये पीएच को बढ़ाते थे। ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते थे और परमानेंट कारण कंट्रोल, जो एक बीमारी का कारण है उसको कंट्रोल नहीं करते थे, जड़ से किसी बीमारी को नहीं हटा पाते थे। इसमें जो सॉल्ट यूज़ की जाती थी वो भी इनसॉल्युबल थी। तो इसी और कुछ टाइम बाद ऐसा होता कि पेट में अल्सर्स डेवलप हो जाते थे, जख्म डेवलप हो जाते थे, जिसकी वजह से आपकी हालत और ख़राब हो जाती थी और कई बार डेथ भी हो जाती थी। तो इसीलिए अभी जो एंटी एसिड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो ओमेपेराजोल और लेंसोपेराजोल किए जा रहे हैं। अब है एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन, एंटी का मतलब प्रोटेक्शन होता है और ये एमाइंस होते हैं जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी बॉडी में एलर्जी को कंट्रोल किया जा सके। और वो एलर्जी करने वाला जो कारण है वो है हिस्टामाइन। ये नेचुरली हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है और ये इसका काम होता है पेप्सिन का सिक्रीशन करना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में सिक्रीशन करना। कभी कभी ये हमारे टिश्यूज़ में इन्फेक्शन कर देता है, कुछ ज़्यादा लेवल तक करता है। इसके लिए हम एक ड्रग का यूज़ करते हैं सिमेटेडाइन, टेगामेड भी बोलते हैं, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हिस्टामाइन का जो इंटरेक्शन है रिसेप्टर के साथ, ये एंजाइम के साथ, उसको रोका जा सके और स्टमक में एसिड का सिक्रीशन बहुत कम से कम कर दिया जाए। इस इम्पोर्टेंस की इसकी जो ड्रग की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक हमने सुना है रेंटिडाइन, जेंटेक, इसको भी डिस्कवर किया गया है जो एलर्जिक कंडीशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हे फीवर, ये भी एक एलर्जिक कंडीशन है, इसको भी ये कंट्रोल करता है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो आपके दिमाग से संबंधित या आपके ब्रेन से संबंधित बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्ट्रेस है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल आता है पहला ट्रांकुलाइजर्स का। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज़ करते हैं स्ट्रेस को और मेंटल डिसीज़ को ठीक करने के लिए। इसका असर सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है और इससे आपको नींद आती है पेशेंट को, और इसको साइकोथेरेपेटिक ड्रग भी बोलते हैं। ये जो डेरिवेटिव है वो बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है और ये हाइपोटोनिक होता है नेचर में। जो दूसरे ट्रांकुलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो नॉन हाइपोटोनिक होते हैं, जैसे कि क्लोरोडाइज़ोपेप्टाइड और मेप्रोबेमेट, ये भी ट्रांकुलाइजर्स हैं जो मिल्ड ट्रांकुलाइजर्स हैं। एक है इक्विनिल, इप्रोनाजाइड एंड फेनाइलजीन, ये अनदर ट्रांकुलाइजर्स है जिसका यूज़ करते हैं डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। अब दूसरा जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है वो है एनाल्जेसिक्स। ये रिड्यूस करते हैं आपके जो सर में दर्द हो रहा है उसको,
कॉन्शियसनेस में जो इम्पेयरमेंट हुई है उसको ठीक करने के लिए, मेंटल कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, इनकोऑर्डिनेट पैरालिसिस हुआ है उसको हटाने के लिए, और आपके नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस हुई है उसको हटाने के लिए। इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, नॉन नारकोटिक्स और नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स में सबसे फेमस है एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं। ये केमिकल्स हैं जो पोस्ट ग्लैंडलिन से बने हुए हैं, और ये इनका काम होता है टिश्यूज़ में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकते हैं और पेन को कम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जो स्केलेटल सिस्टम, ये जो हमारी बोन्स में जो दर्द हो रहा है उसको कम करने की भी कोशिश करते हैं। ये फीवर को कम करते हैं और जो प्लेटलेट कोगुलेशन है उसको प्रिवेंट करने की भी कोशिश करते हैं। एस्प्रिन का यूज़ उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा किया जाता है जिनको हार्ट अटैक आता है, और उन लोगों के लिए भी जिनको बॉडी में पेन है आर्थराइटिस की वजह से, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है नारकोटिक्स ड्रग्स की। इसमें मॉर्फिन और उसके होमोलोगस जो सिमिलर हैं वो आते हैं। अगर इसको मेडिसिनल डोज में लो तो ये पेन को रिलीव करता है और आपको नींद आने लगती है इसको लेने के बाद। लेकिन अगर आप इसको पॉइजनस डोज में लेते हैं तो इससे आप कोमा, कन्वल्यूशंस और अल्टीमेटली डेथ की तरफ चले जाते हैं। ये समटाइम्स ये हमेशा ओपिएट्स जो होते हैं उससे संबंधित इसको बताया जाता है, और ये ओपियम पॉपी नाम का एक प्लांट है जहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इन एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है जब ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए, कार्डियक पेन और टर्मिनल कैंसर को कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कुछ और भी नारकोटिक्स हैं जिनको मॉर्फिन, कोडेन, पैथेडेन और हाइड्रोक्लोराइड मेथेडोन और हेरोइन के नाम से जाना जाता है। ये भी एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में आते हैं। इनसे पेन तो कम नहीं होता, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, और इससे आपको स्लीप, अनकॉन्शियसनेस होता है, और कई बार आपकी डेथ भी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। एंटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, और माइक्रोबियल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जो हमें इन नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, लेकिन इनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियाँ कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। और जब हम एंटी माइक्रोबियल्स लेते हैं तो इनके खिलाफ मतलब हम कोई दवाई ले रहे हैं, तो इनका जो एंटी माइक्रोबियल्स है उनका मकसद ये होता है कि बॉडी में जाके या तो उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाए या इनको परमानेंट किल कर दिया जाए। एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल हम बैक्टीरिया के खिलाफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निमोनिया हुआ है तब लेंगे आप एंटी बैक्टीरियल। एंटीवायरल आप वायरस के खिलाफ, कोई बीमारी, कोई वायरस है उससे कोई बीमारी हुई है आपको और उसके खिलाफ इसको ले रहे हैं, जैसे कि हर्प्स या HIV। फॉर एग्जांपल आपको अगर मलेरिया हुआ है तो ये पैरासाइट ने किया है तो इसके लिए आप एंटी पैरासिटिक लेंगे। और अगर आपको फंगस ने कोई डिसीज़ किया है, फॉर एग्जांपल ब्लैक फंगस ने अभी किया है या ईस्ट से जो इन्फेक्शन होता है, उसके लिए आप एंटी फंगल्स मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं ताकि आप ठीक हो जाएं और प्रोटेक्ट रह सकें। अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये वो केमिकल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने और उनको परमानेंटली किल करने के लिए। ये वो दवाइयाँ हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इन्होंने इसे एक्सीडेंटली ही डिस्कवर कर लिया था। 1929 में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, और ये इन्होंने इसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से डिस्कवर किया था। और जो दवाई बनकर आई थी उसे पेनिसिलिन बोलते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है जिसको निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट जैसी डिसीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होती है उसके दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, एक साइडल मतलब परमानेंटली किल करना, और दूसरा ग्रोथ को रोकना माइक्रोब्स की। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लोक्सिन और क्लोरामफेनिकॉल, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं अगर वो दो तरीके से काम करती हैं, अगर ये बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को एक ही दवाई किल करती है तो इनका जो स्पेक्ट्रम निकल के आता है तो वो बहुत ब्रॉड आता है, और अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रही हैं तो इनका जो स्पेक्ट्रम आता है वो बहुत ही नैरो आता है। अब है सल्फर ड्रग्स। ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक्स है जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इसके एक्शंस ऐसे हैं कि अगर इसको लेने के बाद पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और बैक्टीरियाज़ की जो ग्रोथ है परमानेंटली रुक जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट सल्फ़र ड्रग्स हैं जिनको हम लेते हैं, वो है सल्फ़ाडाइजीन, सल्फ़ाथाइज़ोल, सल्फ़ेनिलमाइड, सल्फ़ाग्वानिडीन, सल्फ़ाएसिटामाइड और सल्फ़ाफ्यूरेज़ोल।
अब हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स के बारे में। इनके बारे में आपने सुना होगा। एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है जब आपको चोट लगती है तो उसको उस चोट को साफ़ करने के लिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, उस पर डस्ट मटेरियल ना बैठे। तो जो कॉमन एंटीसेप्टिक्स आप यूज़ करते हैं वो डिटॉल आप यूज़ करते हैं और बायोथाइनॉल, सेवलॉन का आप यूज़ करते हैं आजकल। तो इनका काम यही होता है कि जो आपके चोट लगी है उसको प्रोटेक्ट करना और उस पर बाकी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ना होने देना। जो डिटॉल होता है वो बना होता है क्लोरोजाइलेनॉल का, आपने उसकी बॉटल पे लिखा हुआ देखा होगा, और जिसको हम पैरा क्लोरोमेटाजाइनॉल और टर्पेनॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कॉमनली एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है और हमें बचाने की कोशिश की जाती है जब हमें चोट लग जाए, कट लग जाए या कोई डिसीज़, किसी ऑर्गन पर हमें कोई बीमारी हुई है और वो वाला सरफेस को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बायोथाइनॉल, इसको सोप के साथ ऐड किया जाता है। इसकी भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सोप जो है एक तरह का ओडर मतलब एक तरह की खुशबू रिलीज़ करते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया की वजह से जो हमें बीमारी हुई है ना वो कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारे शरीर में बदबू नहीं आती है। आयोडीन इसका यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका यूज़ भी एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है ताकि चोट को क्लियर किया जा सके। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। एंटी फर्टिलिटी का मतलब होता है, एंटी मतलब प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी मतलब जो आपकी रिप्रोडक्शन है उसको ये थोड़ा रोकने वाली है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, फूड को लेकर, रहने को लेकर, नौकरी को लेकर। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हर फैमिली प्लानिंग करे। तो इसके लिए कुछ ड्रग्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोला जाता है, जो बनाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स को मिलाकर। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उसमें ये सिंथेटिक वे में बनाया जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो ओव्यूलेशन यानी ओवा की फॉर्मेशन को रोक देता है, और जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन मार्केट से आता है ना वो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो एस्ट्रोजन जो डेरिवेटिव है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोजेस्टेरोन के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि फूड में कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। अब हम मार्केट से पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और वेजिटेबल्स भी पैक्ड आती हैं, तो वो इतने लंबे टाइम तक कैसे सर्वाइव कर पाती हैं। तो और उसमें केमिकल का क्या यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। जब फूड बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैक्ड फूड हम ऐसा ख़रीद रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी सेल्फ़ लाइफ यानी उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके और उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके, कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं फूड में, जैसे कि दो प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका यूज़ किया जाता है ताकि खाने की जो खाना ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक चले। एडिबल कलर का यूज़ करते हैं। एडिबल मतलब ऐसे कलर जिनको आप खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। इसमें 3 तरह के कलर यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल कलर, ब्राउनिंग कलर और एडिटिव्स। जो नेचुरल कलर है वो उसका एग्जांपल है कैरोटीनॉइड्स, जो कि येलो से रेड कलर देता है फूड को। एक है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर देता है फूड को, और फ्लेवोनॉइड्स इसका भी यूज़ करते हैं रेड से ब्लू कलर देने के लिए। एक है एंथोसाइनिन जो कि रेड ग्रेप्स, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, कैबेज से एक्सट्रैक्ट करके फूड में डाला जाता है। फिर है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ताकि फूड में ऑक्सीजन एंटर ना करे, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे चिप्स हैं और जो स्नैक्स हैं और जिनमें ऑयल या बटर का यूज़ किया गया है, और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ जाए तो फूड को ख़राब कर देगी। तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन ना आए। तो इसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल सबसे फेमस एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज़ किया जाता है, और विटामिन ए ये भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसको पैक्ड फूड में यूज़ करते हैं। अब है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके फूड की स्वीटनेस को बढ़ाए। शुगर के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि नेचुरली सबसे स्वीट थिंग है जिसे हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे हमें बाद में चल के बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसीलिए कुछ सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके एग्जांपल है सैकरिन, साइक्लोमेट, एस्प्राटेम और एरिटेम। सैकरिन जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर यानी ज़्यादा मीठी है नॉर्मल जो शुगर आती है शुगर केन से, और साइक्लोमेट उसका अभी यूज़ बैन कर दिया गया है क्योंकि उसके कुछ कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसे उसके असर देखे जाते हैं कि इसको खाने से लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं या उन्हें कैंसर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर।
एस्पराटेम ये अनस्टेबल है हीट पर ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाती है और इसका यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में और जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं। एलिटेम ये दूसरा स्वीटनिंग एजेंट है जो कि 2000 टाइम ज़्यादा मीठी है नॉर्मल शुगर के मुकाबले और ये हीट पर स्टेबल रखती है अपने आप को। अब हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट का नाम सुन के हमारे मन में ये आता है डिटर्जेंट वो जिससे किसी चीज़ की सफाई हो, डर्ट हटा सकें, क्लिनजिंग एक्शन पहले मन में आ जाता है। डिटर्जेंट दो तरीके से हम जानते हैं, एक तो सोपी डिटर्जेंट होता है और दूसरा नॉन सोपी डिटर्जेंट। सोपी वो हो जाते हैं जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के बने होते हैं और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फैट चेन्स भी होती हैं, उसके बने होते हैं। तो सोप्स भी हम जानते हैं दो तरीके से होते हैं, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप वो होते हैं जो सोडियम सॉल्ट के बने होते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो रहा होता है, सस्ते तेलों का, फैट्स का यूज़ होता है, एल्कलाइज होते हैं इनके पास और इनको वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट सोप वो होते हैं जिनका हम यूज़ शैम्पू बनाने में करते हैं, शेविंग क्रीम बनाने में, टॉयलेट सोप बनाने में करते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के तेल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनते हैं, इनके पास कोई एल्कलाई नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा झाग लेदर फॉर्म करते हैं। अब सोप बनाते कैसे हैं? सोप बनाया जाता है कि जो भी ऑयल और फैट हमने लिया है वेजिटेबल और एनिमल ऑरिजिन का, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है कुछ टाइम तक। कुछ टाइम बाद जो सोप बनता है उसका फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑयल और फैट का, जिसे हम सपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। जो भी सोप बना है वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की वजह से बना है जो कि ऑयल और फैट का हुआ था और फिर उसको सॉल्यूशन से सेपरेट कर दिया जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करने के बाद। जो सॉल्ट बच जाती है और एक चीज़ और बच के निकलती है सॉल्यूशन में, उसको हम ग्लिसरीन कहते हैं। और जो सॉल्ट यूज़ हम कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये सोप की सॉल्युबिलिटी होने नहीं देती वहाँ पर, उसको मोर इनसॉल्युबल बनाती है। जो ग्लिसरॉल बच रहा है और जो सॉल्ट बचा है उसको बाद में यूज़ कर लिया जाता है दूसरी मेडिसिन, पेंट, कॉस्मेटिक या एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए। और जैसे ही सोप इस प्रोसेस से होके आता है उसके अंदर डिज़ायर्ड कलर्स, परफ्यूम और समटाइम्स कुछ केमिकल्स और मेडिसिनल, जैसे कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए भी सोप्स यूज़ करते हैं जिनमें नेचुरल मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है, तो वो डाले जाते हैं। उसके बाद उसे मार्केट में रिलीज़ किया जाता है पैक करके। अब है कि जो हम दूसरे हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट। नॉन सोपी डिटर्जेंट वो होते हैं जिनको सिंडेट भी बोलते हैं और जिनको सिंथेसाइज किया जाता है और ये सोडियम सॉल्ट के ही बने होते हैं। लॉन्ग चेन होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की और सोडियम सॉल्ट के ये लोग बने होते हैं। और सोप की तरह ये भी, इनके पास भी आयनिक ग्रुप्स होते हैं और सल्फोनेट ग्रुप जैसे कि एग्जांपल है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट भी इनके पास होता है जो नॉन आयनिक होता है। इनको बनाने के लिए बस हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवाना पड़ता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फिर उस प्रोडक्ट को हम सोडियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करवाते हैं। कुछ टाइम बाद हमें लॉन्ग चेन मिलती है अल्कोहल की, जिसका ट्रीटमेंट फिर से करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं और उसके बाद हमें सिंथेटिक डिटर्जेंट मिलता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पेडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट एंड सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल्स हैं जो हम अक्सर पढ़ते हैं। अब है कि एडवांटेज क्या है सिंथेटिक डिटर्जेंट का सोप्स के ऊपर। सिंथेटिक डिटर्जेंट है, आप उसको हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको वहाँ पर वो वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि सोप पानी में वेस्ट होने लगते हैं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट वेस्ट नहीं होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट को आप एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्ट्स हैं तो ये एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज नहीं होते। इनका क्लिनजिंग एक्शन बहुत तगड़ा रहता है, बहुत तेज़ रहता है, अच्छे से साफ़ करते हैं, पानी में ज़्यादा सॉल्युबल रहते हैं और वेजिटेबल्स ऑयल जो है जिसका यूज़ कर रहे हैं आप नेचुरल सोप बनाने के लिए या फैक्ट्री में सोप बनाने के लिए, उसको ये बचा देते हैं। तो इनमें कम खर्चा है और अच्छे फ़ायदे हैं। डिसएडवांटेज ये है सिंथेटिक डिटर्जेंट का कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब ये पानी में जाते हैं तो वहाँ की लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसमें फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से एल्गा की जो प्रोडक्शन है पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एल्गा ऊपर डोमिनेट करती है तो वो नीचे की जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्टर्ब करने लगती है। इसमें इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।